यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 15, 15 नंबर पेपर है और यहाँ पर कल हुआ है, ठीक है। कल संडे था जो 15 फरवरी, तो कल यहाँ पर हुआ है। और यहाँ से क्या क्या टॉपिक यहाँ पर इसमें है, जैसे कि यहाँ पर मेडावल हिस्ट्री का यहाँ पर दे रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, ठीक है, मेडावल हिस्ट्री का 15, आर्ट कल्चर का 20 और करंट अफेयर्स का 35 क्वेश्चन। मतलब मान सकते हो हिस्ट्री का, एंशिएंट, मेडावल और यहाँ पर कल्चर का क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, ठीक है। आते हैं देखते हैं 50 नंबर टेस्ट और यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में स्तूपों की उत्पत्ति वैदिक काल के समाधान टीलों के रूप में हुई थी और बाद में बौद्ध परंपरा में ये पवित्र अवशेषों की प्रतिष्ठा से संपन्न हो गए थे। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्तूप भारत में वैदिक काल से ही समाधान टीलों के रूप में विद्यमान थे, जो पारंपरिक अत्यंश टीले थे जिनमें मृत व्यक्तियों की अस्थियां और उनकी राख को सुरक्षित रखा जाता था। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड है, अशोक के काल में स्तूप निर्माण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है भी, क्योंकि यहाँ पर अशोक के शासनकाल में स्तूप निर्माण उनकी उच्चतम स्थिति पर पहुंचा दिया था, जब लगभग करीब 84,000 स्तूप जो थे उसका निर्माण कराया था और इन स्तूपों का एक सुव्यवस्थित स्थापत्य रूप में प्राप्त किया था, जिसमें अर्धगोलाकार गुंबद, हर्मिका, छत्र, यष्टि, ठीक है, तोरण तथा श्रद्धालु की द्वारा पूजा जो अनुष्ठान थी उसके रूप में यहाँ पर संरचना में शामिल थे। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर पहले का सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात है, विहारों का मुख्य उपयोग प्रार्थना स्थल के रूप में होता था, ठीक है, पहला क्या होगा, और इन्हें समानता चतुष्कोणीय कक्षा के रूप में समतल छतों के साथ यहाँ पर सामूहिक उपासना हेतु बनाया था। पहली बात यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिहार, बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष के रूप में निर्मित किए जाते थे, जिनका उद्देश्य था कि मठी जीवन को सहारा देना और इनका उपयोग सामूहिक उपासना या प्रार्थना स्थल के लिए नहीं किया जाता था, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, चैत्यगृह मुख्य रूप से बौद्ध और जैन भिक्षुओं के आवासीय स्थल थे, वे मठी जीवन से सम्मत थे। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर चैत्यगृह का प्रयोग मुख्यतः प्रार्थना स्थल और सामूहिक उपासना कक्ष के रूप में करते थे और यह वास्तविक उपयोग के बजाय अनुष्ठानिक गतिविधियों से जुड़े वास्तुकला विभाग से अलग थे। दोनों बातें गलत है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 है, अजंता गुफा चित्रकारों के संबंध में विचार करना है। चित्रों के विषय मुख्यतः बुद्ध के जीवन और जातक जो कथा थी, ठीक है, उस पर संबंधित थे या उससे संबंधित थे। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन का पहले स्टेटमेंट यहाँ से पहली बात इसकी करेक्ट होगी, तीसरा, हाँ पहली बात इसकी यहाँ से जो है ये इसमें बोला कि यहाँ पर चित्रों के विषय मुख्यतः बौद्ध जीवन और जातक कथाओं से संबंधित है ना। तो तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सही बात है, ठीक है, तीसरे का पहला सही है, गलत नहीं होगा, करेक्ट है। दूसरी बात है, चित्रों को फ्रेस्को तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया था, जिसमें चिकनी मिट्टी, चूना, प्लास्टर की परतें और नम सतह पर रंगों का अनुप्रयोग शामिल होता था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट होगा। तीसरा, चित्रों के किनारे लाल रंग के थे और अजंता चित्रों में नीले रंग के उपयोग को प्रमुख विशेषता दी जाती थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगा। चौथी बात है, चित्रों में प्रयुक्त रंग को स्थानीय वनस्पति और खनिजों से प्राप्त किए गए थे। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर रंगों में पैलेट प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री से जुड़ी थी, रंग स्थानीय वनस्पति और खनिज से प्राप्त थे। इस विचार में समर्थन करता था कि यहाँ पर पिगमेंट स्थलीय जो स्रोत थे उससे प्राप्त किए गए थे, न कि केवल सजावटी और विकल्पों को लेकर जो सामग्री की उपलब्धता को बताते थे। तो ये बात गलत होगी, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3, 3 बातें इसकी करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर चौथा आते हैं, 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलोरा गुफा परिसर के निर्माण के संबंध में विचार करना है। एलोरा गुफाओं में एक ही स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित स्मारक शामिल थे या शामिल हैं। पहली बात, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, एलोरा की गुफाएं विभिन्न क्षेत्रीय संघों द्वारा कई सदियों में निर्मित हुई, जिनके परिणामस्वरूप वास्तुशिल्प शैलियों और विषय विभिन्नता से या विविधता से उत्पन्न हुई थी। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये गुफाएं किसी एक शासक या
केंद्रीकृत संरक्षण का परिणाम नहीं थी। इसकी बजाय इन्हें विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रीय संघ जो थे उसकी शताब्दियों में निर्मित किया गया था। इससे लंबे और क्षेत्रीय रूप में विविध संरक्षण ने एलोरा की जो बौद्ध, हिंदू और यहाँ पर जैन गुफा थी उसमें वास्तुशिल्प के रूप में मूर्तिकला शैली को प्रतीकात्मक रूप से स्पष्ट किया था। तो दोनों बातें सही है। आंसर चौथे का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता है? नागर शैली मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषता में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा पांचवे का करेक्ट आंसर। ये एक तो पहला जिसमें से मंदिर प्रयाग तो ऊंची चबूतरों पर निर्मित कराए थे, पहली बात सही है। सेकेंड बात है नदी देवियां गंगा और यमुना की प्रतिमाएं गर्भगृह से बाहर स्थापित की गई थी, ये भी बात यहाँ से सही होगी। ठीक है। तीसरी बात है मंदिर परिसर में विशाल जलकुंड या जलाशय होते थे। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जलाशय जो थे मंदिर परिसर में भीतर बड़े जलकुंड या जलाशय उपस्थिति द्रविड़ वास्तुकला की शैली का प्रमुख विशेषता बताते थे, ना कि नागर शैली की। तो ये बात गलत हो जाएगी। शिखर में लैटिना से रेखा प्रसाद, फमसाना और वल्लभी जैसे रूप पाए जाते थे, ये बात करेक्ट है। पांचवा मंदिर परिसर में आमतौर पर विस्तृत चारदीवारी और भव्य प्रवेश द्वार होते थे। देखो मंदिर परिसर में समानता नागर मंदिरों में क्या होता था, ये विस्तृत प्राचीन चारदीवारी या भव्य प्रवेश द्वार नहीं होते थे। इसमें कुछ दक्षिण मंदिर परंपराओं से भिन्न दिखाई देते थे। तो ये बात गलत हो जाएगी पांचवें नंबर की। तो 1, 2 और 4 करेक्ट है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ध्यान रखना है कौन सी किस यहाँ पर बात कर रहा है कला की। ठीक है, कौन सी यहाँ पर किसकी वास्तुकला की बात कर रहा है। क्वेश्चन 6, कथन 1 कथन 2 दोनों क्वेश्चन अच्छे थे ऊपर। कथन 3 यहाँ बोला द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से नागर मंदिरों से अलग होती है। पहली बात। छठी का यहाँ पर जो कथन होगा, पहला कथन यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, द्रविड़ शैली में मुख्य गर्भगृह के ऊपर स्थित अधिरचना वक्राकार शिखर के बजाय सीढ़ीनुमा पिरामिडकार विमान की होती थी, यह होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, नागर शैली में मुख्य गर्भगृह के ऊपर स्थित अधिरचना वक्राकार शिखर की होती है जिसके शीर्ष पर आमलक और कलश स्थापित होते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? दोनों तीनों सही और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, यहां से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। ठीक है। हड़प्पा कला उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता और शिल्प कौशल को प्रतिबिंबित करती थी या करती है। पहली बात हो जाएगी यहां से 7वें का स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट यहां से इसका करेक्ट है। दूसरा, हड़प्पाकालीन कांस्य मूर्तिकला लुप्त मोम या लॉस्ट यहाँ पर वैक्स से उसकी तकनीकी को निर्मित थी, जिससे यहाँ पर त्रिआयामी आकृतियों का सटीक निर्माण संभव हुआ था। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, हड़प्पाकालीन मोहरे मुख्यतः पकी मिट्टी के ईंटों से बनी थी। ठीक है, पकी हुई मिट्टी से बनी होती थी और उसमें किसी प्रकार का अभिलेख नहीं था। यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हड़प्पा काल के मोहरें मुख्यतः पकी हुई मिट्टियों से नहीं बनाई जाती थी, बल्कि उनके मोहरों के निर्माण में अधिक प्रयुक्त सामग्री सिलखड़ी और यद्यपि गोमेद, चकमक है, पत्थर, तांबा, फ्यांस, टेराकोटा इससे बनी होती थी मोहरें, न कि यहाँ पर ये बनाई गई थी कि पकी ईंटों से। तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, 1, 2 इसका करेक्ट है और इसकी व्याख्या कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? 7वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कथन 2 और 3 में से एक यहाँ पर कथन सही है। कौन सा सही था? दूसरा सही था, तीसरा तो गलत हो गया और एक की व्याख्या कर रहा है। इतना आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन 8 है, कथन 1 कथन 2 देखते हैं। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो आंध्र प्रदेश में नृत्य नाटक परंपरा के रूप में विकसित हुई है। पहली बात। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, सही होगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका पहला कथन जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली जो आंध्र प्रदेश के नृत्य नाटक परंपरा से रूप में विकसित हुई थी। इसमें स्टेटमेंट और क्या दे रखे हैं देखते हैं। 1, 2, 3, अच्छा 3 स्टेटमेंट। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है ना, पहली बात यहाँ से सही है। ठीक है, दूसरा है कुचिपुड़ी मुख्य रूप से एकल महिला नृत्य के रूप में विकसित हुआ था और ऐतिहासिक रूप से केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुचिपुड़ी मुख्यतः एकल महिला नृत्य शैली के रूप में विकसित नहीं हुई थी। ऐतिहासिक रूप से इसमें पुरुष ब्राह्मण नर्तक भी प्रदर्शन करते थे, तो ये गलत हो जाएगा सेकेंड बात। तीसरा बोला कुचिपुड़ी
मुख्यतः 6 विषयों पर आधारित है और इसमें प्रमुख रूप से हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या होगा, तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो कुचिपुड़ी प्रदर्शन में 6 विषयों पर आधारित नहीं है, अधिकांश प्रदर्शन भागवत पुराण की कथाओं पर आधारित है, तो ये भी गलत होगा। 2 और 3 गलत है, आंसर हो जाएगा ना तो 2 सही है और ना ही 3 सही है, सिर्फ पहली बात एक यहाँ से करेक्ट थी इसकी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन 1, कथन 2, कथन 3, फिर से 3 कथन आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में मानव दुख तथा उसके निवारण की व्याख्या एक सुव्यवस्थित दार्शनिक ढांचे के माध्यम से की गई है। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका करेक्ट है। दूसरी बात है, बौद्ध धर्म में दुख को जीवन का एक अंतर्निहित पक्ष माना गया है और उसके उद्भव के कारण इच्छा तृष्णा को बताया गया है। सेकेंड बात भी यहां से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा है, बौद्ध धर्म के तहत नैतिक आचरण, ध्यान और जो प्रज्ञता है उसके माध्यम से दुख की समाप्ति हेतु एक विशिष्ट मार्ग निर्धारित किया गया है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तो तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, 9वें का यहाँ से ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन 1, कथन 2, फिर कथन वाली सब क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं अभी। बोला है, जैन धर्म के तहत अपनी दार्शनिक प्रणाली में आत्मा को केंद्रीय स्थान दिया गया है। 10वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 10वें का पहला स्टेटमेंट है यहां से ये करेक्ट होगा। दूसरा पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। दूसरी बात यहां से इसमें बोले, जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के माध्यम से आत्मा की शुद्धि द्वारा केवल प्राप्ति का उल्लेख होता है। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात यहां से सोचना है आपको क्या होगा, दूसरी बात यहां से करेक्ट है। तीसरा आते हैं, तीसरा बोले, जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया गया है और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा बताना है। देखो यहां से बोला है, जो 2 और 3 कथन है दोनों सही है, लेकिन उसमें से एक कथन एक की व्याख्या कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर दोनों कथन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। एक कथन क्या होगा, एक की व्याख्या कर रहा है, जिसमें से कौन सा कथन, जो कथन जो 2 है वो एक की व्याख्या कर रहा है, 3 यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, 3 कथन वाले क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, है ना। कौन से किसकी व्याख्या कर रहा है पूछ लिया, कौन से किसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, कौन से किससे अलग है, कौन से गलत है, तो ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ से क्या होगा, बी 10वें का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन 1, कथन 2, कथन 3, फिर से आया, देखते हैं। वैशेषिक दर्शन में भौतिक ब्राह्मण, यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ व्याख्या प्रस्तुत की गई है। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से 11वें का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, वैशेषिक दर्शन के तहत भौतिक तत्वों के माध्यम से ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है और पदार्थ में अणुओं के सिद्धांत या परमाणु के सिद्धांत के प्रतिपादित किया गया है, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, वैशेषिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है और ब्रह्मांड की व्याख्या पूर्णतः भौतिक कारकों पर आधारित की गई है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो वैशेषिक दर्शन में वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टिकोण अपनाया गया, किंतु इसमें ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है और जिससे यहाँ पर इसके अंतर्गत ब्रह्मांड के नियामक तत्व माने गए थे। साथ ही इसमें यह भी बताया गया था कि कर्म के नियम ईश्वरीय मार्गदर्शन के अंतर्गत संचालित होंगे। ठीक है, तो ये बात बोला कि अस्वीकार किया गया तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, 11वें का आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 1 में केवल एक व्याख्या कर रहा है, तो सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। हाँ, 11 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 आते हैं, फिर से कथन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1, नए दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के क्रम में तार्किक विवेचन को प्रमुख साधन के रूप में महत्व दिया गया है। पहली बात, 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है, दूसरा बोले, न्याय दर्शन के अनुसार केवल तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन के माध्यम से प्राप्त यथार्थ ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरी बात है, न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन किसी प्रतिज्ञा की सत्यता की जांच के लिए अनुमान, श्रवण और उपमान जैसे साधनों का उपयोग का उल्लेख करता है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, ये यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। सभी करेक्ट, उसकी व्याख्या भी सब कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पर व्याख्या करते हैं नहीं करते, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट में ध्यान देना है
ये पॉइंट क्या बोल रहा है बातें, है ना, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोला, कथन आपको ध्यान रखना है, कथन ध्यान रखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर चीज़ें सही हो जाएंगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन 1, कथन 2, कथन 3। वेद संस्कार विधि ब्राह्मण की तथा नैतिकी आचरण को समाहित करते हुए एक समग्र विश्व दृष्टि प्रस्तुत करता है। पहली बात 13 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से वेदों के अनुसार मानव जीवन को और जो ब्रह्मांड है उसमें समन्वित समग्र रूप है। इसमें मानव प्रकृति एवं ब्रह्मांडी शक्ति के बीच सामंजस्य बल दिया गया है, ये भी बात सही है। तीसरा प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद संबद्ध होते हैं, तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, देखो लेकिन तीसरी बात जो है ये एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, तीसरी बात 2 की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो आंसर जो होगा यहाँ से 13वें का 13 का ये हो जाएगा बी स्टेटमेंट, यहाँ से इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला 40 नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन। कथन 1, कथन 2, कथन 3। मुगल कालीन लघु चित्रकला एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुई थी जिसकी पहचान विशिष्ट विषय वस्तु और तकनीकों से होती है। पहली बात 14 का आंसर क्या होगा? करेक्ट है। दूसरी बात है पहला तो सब में करेक्ट है ना, पहला तो गलत नहीं है किसी में भी, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं देखना है कि पहला भी सही है, पहला यही मार्क होगी आप टेस्ट में करके आते टेस्ट में पहला तो सही था सब में, नहीं, एग्जाम हॉल में आपको अलग देखना है कि क्या यहाँ पर सही होगा क्या गलत है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम से मतलब नहीं है उसको, ये से अपना क्वेश्चन एक तरह से फ्रेम कर रहा है, मतलब यूपीएससी आधारित क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, मुगल कालीन लघु चित्र में दरबारी जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं तथा शासक के गौरवगान को प्रमुखता से दर्शाया गया है। सेकेंड बात, क्योंकि सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा बोला है मुगल कालीन चित्रकार ने फारसी प्रकृतिवादी को तत्वों को देशज कलात्मक परंपराओं की तकनीकी सूक्ष्मता के साथ यहाँ पर संयोजित किया हुआ है, ये भी बात करेक्ट है, सभी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 14 का ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कथन 1, कथन 2 और कथन 3। भारतीय शास्त्रीय संगीत की संरचना राग, ताल, स्वर जैसे तत्वों पर आधारित होगी। पहली बात 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है, दूसरा बोला है राग किसी संगीत रचना का लयात्मक प्रस्तुत ढांचा करता है जबकि ताल रागात्मक संरचना का निर्माण करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो सेकेंड बात बोला है ये यहाँ पे सेकेंड, हाँ 15 का जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत क्यों होगा? क्योंकि भारतीय संगीत में राग किसी रचना का रागात्मक ढांचा प्रदान करता है जबकि ताल जो होता है लयात्मक संरचना को संबोधित करता है। राग एक वैज्ञानिक और सौंदर्यात्मक जो रागात्मक संरचना है जिसकी अपनी एक आरोह और अवरोह व्यवस्था होती है, वही ताल मात्राओं के नियत समूह के माध्यम से संगीत की रचना को एक लय नियंत्रित करती है। तो सेकेंड बात गलत होगा। तीसरा है स्वर और श्रुति समान अवधारणाएं हैं तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत में इन्हें परस्पर विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात भी यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्वर संगीत के मूल ध्वनियाँ सुर होते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि, है ना, ऐसा। इसके विपरीत श्रुति स्वर सबसे सूक्ष्म श्रेणी की होती हैं जो सूक्ष्म स्वरों को दर्शाती है तथा सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी जाती हैं। इस प्रकार स्वर और श्रुति अलग अलग अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? दोनों गलत है, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, तो डी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। ना तो 2 सही है और ना ही 3 सही है, ठीक है। एक यहाँ पर जिक्र नहीं करता है ना, तो डी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है पहाड़ी चित्रकला के बारे में विचार करना। पहाड़ी चित्रकला से जो बसोली शैली है, बसोली शैली हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था एमसीक्यूज में, PT 65 के एमसीक्यूज में ना, देख सकते हो वहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ से? इसके बारे में विचार करते हैं। सर्वाधिक यहाँ पर विशेषता कौन सी बताता है? देखो जो बसोली की यहाँ पर सर्वाधिक बात बताता है, ये कमल के आकार की आंखें वाली भावपूर्ण मुखाकृतियाँ तथा प्राथमिक रंगों का व्यापक प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। बसोली चित्रकला एक विशेषता भावपूर्ण जो मुखाकृति होती है इसकी, ठीक है, बड़ी आंखें है ना, और इसमें रंग प्रारूप जो होता है प्राथमिक रंगों में विशेषकर लाल, पीले, हरे रंग का व्यापक प्रयोग करते हैं जिससे यहाँ पर प्रभावशाली रंग विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है। इस शैली में कलाकारों ने वस्त्र पर चित्रांकन करके मुगल तकनीकी को अपनाया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 काले और लाल मर्दभान के संबंध में संस्कृति के संबंध में विचार करना है। काले और लाल मर्दभान उत्तर में रोपड़ से लेकर दक्षिण में आदि चंदलूर तक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में पाए गए हैं। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरा, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाए गए काले लाल मर्दभांड समानता चित्र रहित हैं।
सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात 17 का आंसर ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर 17 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18 है, दक्कन में मंदिर स्थापत्य के संबंध में विचार करना है। 7वीं शताब्दी के मध्य उपरांत नागर और द्रविड़ दोनों परंपराओं से प्रभावित एक संकर शैली के रूप में वेसर शैली मंदिर स्थापत्य का उदय हुआ है। पहली बात 18वें का क्या होगा? पहली बात 18 का आंसर करेक्ट है। दूसरा, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट काल के दौरान पूर्णतः जीवंत चट्टान को काटकर एक पूर्ण द्रविड़ मंदिर के रूप में किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, होयसल मंदिर की विशेषता उनकी तारांकित भूविन्यास के शिलखड़ी का व्यापक प्रयोग होगा। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक के होसल मंदिरों में उनकी तारांकित भूविन्यास और शिलखड़ी के प्रयोग से पहचाना जाता है। और शिलखड़ी की एक मुलायम सामग्री होती है जिससे कलाकारों को मंदिर की दीवारों में देवताओं के आभूषण और अत्यधिक जो नक्काशी है उसको करने में सक्षम बनाता था। तीनों बातें करेक्ट है। 18वें का आंसर 1 2 3 मतलब डी यहाँ से 18 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 नंबर है, भारतीय कठपुतली कला के संबंध में विचार करना है। कठपुतली परंपरा और उनकी क्या विशेषता होती है? पहली बात, कठपुतली पैर का भाव और चमकीले राजस्थानी प्रधानों का प्रयोग। ठीक है, पहली बात क्या होगी? 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये पहली बात यहाँ से कठपुतली राजस्थान का था और यहाँ से इसमें करेक्ट हो जाएगा, सही है पहली बात। दूसरी बात है रावण छाया जो है उड़ीसा की एक छाया कठपुतली है। हिरण की खाल से बनी कठपुतली साहसी और नाटकीय मुद्राओं से दर्शाती बनी हुई। ठीक है, सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, बुरा डोरियों से नियंत्रित जड़ों वाली होती है, चपटी चमड़े की कठपुतली, तो गलत होगा ये। ठीक है, तीसरी, क्योंकि यहाँ पर इसमें इसकी विशेषता की इसमें जोड़ नहीं होते हैं। ठीक है, पावाकुथु केरल का पारंपरिक दस्ताना कठपुतली है, ये मैंने बताया हुआ है। PT 65 का MCQ कराया हुआ है, मैंने कराया हुआ है ये भी, है ना। ये क्या होगा? करेक्ट होगा। चौथा, यमपुरी मैंने बताई हुई है। यमपुरी बिहार की एक छड़ कठपुतली है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 3 4 तीन बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अनुष्ठानिक परंपराओं के संबंध में विचार करना है। अनुष्ठानिक यहाँ पर नाट्य शैली और इनका क्या विवरण होगा। पहली बात है अंकिया नाट जो है असम की एक एकांकी वैष्णव अनुष्ठानिक नाटक परंपरा है जिसकी शुरुआत शंकरदेव ने की थी। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। और ये बोला है कि दशहरा के समय उत्तर प्रदेश के लोक नाटक के मंच होगा, तो क्योंकि यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो ये रामलीला परंपरा का अंग है ना कि अंकीय नाट का। ठीक है, रासलीला कृष्ण और राधा के किशोरावस्था में प्रेम दर्शाने वाला एक नृत्य नाटक होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है भूता क्या होगा? शंकर द्वारा प्रस्तुत एक एकांकीय वैष्णव नाटक होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भूता अनुष्ठानिक प्रथा है, इसमें आत्माओं और मृत पूर्वजों की पूजा की जाती है, जो कर्नाटक कन्नारा जिले में प्रचलित है। बात गलत हो जाएगी। रम्मन क्या है? देखो रम्मन क्या है यार, राममन जो होता है, रम्मन या कई जगह राममन लिखा होगा, राम और मन, है ना, ऐसा। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में एक अनुष्ठानिक नाटक परंपरा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। और ये अनुष्ठानिक नाटक परंपरा जो यहाँ पर भूमियाल देवता को समर्पित है, राइट। और ये तो और इसका स्वरूप ना तो धर्मनिरपेक्ष है और ना ही प्रेम परक विषयों पर आधारित है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका 20 का ए आंसर स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ए मतलब यहाँ से एक बात करेक्ट थी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। कथन 1, कथन 2, कथन 3। निम्न पुरापाषाण काल के औजारों के संग्रह में हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर और चॉपर जैसे शामिल थे, और यहाँ पर औजार निर्माण के लिए एक क्वार्टजाइट सर्वाधिक उपयोग कच्चा माल था। पहला 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मध्य पूर्व पाषाण काल में औजारों के मुख्य रूप से पत्थर के टुकड़ों से बने होते थे और मोटे दाने वाली चट्टानों से बारीक दाने वाली कुछ कच्ची सामग्री की ओर बदलाव आया था इनमें। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, उच्च यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता सूक्ष्म पाषाणकालीन औजारों का होना, जो यहाँ पर मुख्य रूप से क्वार्ट्ज पर प्रत्यक्ष प्रहार तकनीकी का उपयोग करके बनाई गई थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्च पूरा पाषाणकाल संस्कृति की विशेषता ब्लेड उपकरण और ब्लेड तथा बुरिन तकनीकी शामिल थी, जो प्रिज्मेटिक और खांचेदार कोर तथा अप्रत्यक्ष प्रहार का उपयोग को बताते थे। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 22, भारत में मध्य पाषाण काल के लोगों के संबंध में विचार करना है। मध्य पाषाण काल में आहार में पशु तथा
वनस्पति दोनों के प्रकार की खाद्य जो पदार्थ थे उसके सम्मिलित होते थे, जैसे कि जड़ें, कंद, फल आदि और शहद। पहली बात क्या होगी? 22वें का पहला करेक्ट है। दूसरा, मध्य पाषाण काल की शैल कला में शिकार, मत्स्य और अन्य आर्थिक गतिविधियों को चिन्हित किया गया था, जो सामाजिक संगठन की बढ़ती स्थिरता को संकेत देती थी। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। दोनों से ये आंसर सी। क्वेश्चन 23, नवपाषाणकालीन संस्कृति के संबंध में विचार करना है। नवपाषाणकालीन संस्कृति पशुपालन और कृषि पर आधारित थी तथा इसमें पॉलिश युक्त पाषाण उपकरण वर्धमान का उपयोग होता था। पहली बात, 23वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, पौधों को उगाना और जानवरों को पालतू बनाने से स्थायी या अर्धस्थायी बस्तियों का विकास हुआ है। सेकेंड बात करेक्ट है। नवपाषाण काल में कृषि को अपनाने से शिकार, संग्रहण और मत्स्य जैसी गतिविधियों को पूर्णतः परित्याग हो गया। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर नवपाषाण काल में आगमन का अर्थ आखेट, भोजन, संग्रहण और मत्स्य का पूर्णतः अंत नहीं था। लोग अपने आहार को पूरक बनाने के लिए वन प्राणियों का आखेट, वनस्पति का संग्रहण और मत्स्य करते रहे हैं। तीसरी बात गलत हो जाएगी। चौथा, नवपाषाण काल में उत्खनन, खाद्य अवशेष में जनसंख्या वृद्धि और शिल्प विशेषज्ञता को प्रोत्साहन किया है तथा कांस्य युग की प्रारंभिक नगरीय संस्कृति की नींव रखी है। चौथी बात करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 सही है। 23 का सी यहाँ से सही आंसर होगा। 1, 2, 4 मतलब 3 बातें यहाँ से करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, महापाषाणकालीन समाधान प्रथाओं के बारे में विचार करना है। महापाषाणकालीन समाधान को समानता बहुपाषाण काल या बहुपाषाण समाधान और एकाश्म समाधान में वर्गीकृत किया जाता है। पहली बात, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, महापाषाणकालीन समाधान में पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी और मवेशी की अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर महापाषाण समाधान में अक्सर पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और कभी कभी भेड़ों जैसी जंगली प्रजातियां अवशेष पाए जाते हैं। ये पशु अवशेष मानव कंकाल के साथ रखे गए होते हैं और इन्हें कब्र में अर्पित वस्तुएं माना जाता है, जो संभवतः भोजन के अर्पण और मृत्युपरांत जीवन में विश्वास संबंधित होता है। ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। एक यहाँ से 24 का आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माण पद्धति में संबंध में विचार करना है। पहला, हड़प्पा कालीन संरचनाओं में प्रयुक्त पकी हुई ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मानकीकृत अनुपात 4:1 के रेशियो में होता था। पहली बात 25 का करेक्ट है। सेकंड, मानकीकृत जो आयाम है वाली यहाँ पर पकी ईंटों का उपयोग धार्मिक संरचनाओं तक ही सीमित थी और घरेलू निर्माण में ये समान नहीं थी। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों में पकी ईंटों का व्यापक उपयोग होता था और ये केवल धार्मिक विशेषताओं संरचनाओं से सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र थे, घर, सड़क, जल निकासी की जो प्रणाली थी, वो चबूतरे आदि में यहाँ पर देखने को मिलती थी। व्यापक प्रयोग भी होता था इनका। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 26 है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की जल की निकासी के बारे में विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सुविकसित जल निकासी प्रणाली थी, जिसमें घरों के अपशिष्ट जल का प्रबंधन, बस्तियों की नालियां और सड़क किनारे नालियां शामिल थीं। पहली बात 26 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकेंड, हड़प्पाकालीन नालियां प्रायः ढकी हुई होती थी, जिनमें अपरिष्कृत तलछट को रोकने के लिए तलछट या जाल बनाए जाते थे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 26 का ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। सही। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 बोले, हड़प्पाकालीन मोहरों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पशुपति मोहर में पालथी मारकर बैठे एक मानव की आकृति को दर्शाया गया है, जिसके चारों ओर सिंह, बाघ, बैल, गेंडा, मरग जैसी पशु आकृतियां बनी हुई हैं। पहली बात 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पशुपति मोहर क्रॉस लेग्ड मुद्रा जो होती है, पालथी मारकर जो बैठे हैं, पालथी मारकर, ये एक मानव आकृति को दिखाया गया, इसके चारों ओर विभिन्न पशु बने हुए हैं। मुहर एक ओर यहाँ पर हाथी और दूसरी ओर पर बाघ दर्शाया गया, जबकि यहाँ पर दूसरी ओर गेंडा और बैल बने हुए हैं। आसन के नीचे बैठे 2 मरग दिखाए गए और इस मुहर पर सिंह का कोई यहाँ पर चित्रण नहीं किया गया है। सेकेंड बात है, विनिमय और व्यापार के उपयोग को अतिरिक्त हड़प्पाकालीन मोहरें बाजूबंद अथवा व्यक्तिगत पहचान के रूप में चिन्हित की गई हैं, वो प्रयुक्त होती हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट, बी आंसर होगा। 28 है, हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती है उसके संबंध में विचार करना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जो में पश्चिमी भाग में
ऊंचाई पर निर्मित एक दुर्ग और पूर्वी भाग में मुख्यतः आवासीय प्रोजेक्ट के लिए निचले नगर का विभाजन दिखाई देता है। पहली बात 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। दूसरा, सभी हड़प्पाई बस्तियों में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तारित सड़कों के साथ एक समान ग्रिड आकृति का अनुसरण किया गया था, जो एकल चरणी एवं समरूप निर्माण को दर्शाता है। सेकेंड बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि यहाँ पर निम्न नगर की सड़कें प्राय उच्च उत्तर दक्षिण में देखी जाती थी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, फिर भी यहाँ पर वे हड़प्पा बस्तियों की नगर योजना होती थी, ये एक समान पूर्णता समरूप नहीं होती थी। और मोहनजोदड़ो की कालीबंगा साक्ष्य दर्शाते हैं और इसमें सड़कें ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से सटी टेढ़ी मेढ़ी, कुछ यहाँ पर उनका संरेखण उनसे भिन्न था। ठीक है, निर्माण एक ही चरण में नहीं बल्कि यहाँ पर अलग अलग अवधियों में हुआ था। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, लोथल हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से इस अर्थ में भिन्न था कि वहाँ दुर्ग और निम्न नगर में आंतरिक विभाजन नहीं था और वहाँ ईंटों से निर्मित एक जलाशय पाया गया, जिसकी यहाँ पर जो गोदीबाड़ा के रूप में पहचान की गई है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही, तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर, धौलावीरा कच्छ के रण एक द्वीप में अवस्थित नगर है जिसके भवनों के निर्माण मुख्यतः ईंटों के स्थान पर स्थानीय रूप में उपलब्ध हुआ बलुआ पत्थर से किया गया है। ये किया गया था। पहली बात 29 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, अधिकांश हड़प्पा नगरों के विपरीत धौलावीरा की नगर योजना 3 विशिष्ट भागों में विभाजित थी: नगर दुर्ग, परिसर, मध्यनगर और निचला नगर। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, धौलावीरा में जल प्रबंधन मुख्यतः कुआं पर आधारित था और वहाँ व्यापक स्तर पर शैलकृत जलाशय नहीं पाए गए थे, ये नहीं पाए गए हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि धौलावीरा में जल प्रबंधन मुख्यतः कुआं पर आधारित नहीं था। ये जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वहाँ चट्टानों को काटकर बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे और ऐसे लगभग 16 शैलकृत जलाशय पाए गए थे। ठीक है, याद रखना, ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? 1 और 2 करेक्ट है, तो 29 का ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 30 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। ज्वारकी, गोदीबाड़ा, मनका के निर्माण कार्यशाला, युग्म समाधान, चावल के साक्ष्य, अग्नि उपासना का साक्ष्य, इनमें से कितने लोथल से संबंधित होंगे? लोथल से संबंधित है सभी 5 है ना, सभी 5 क्या है? लोथल से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन 31 है। कालीबंगन के संबंध में विचार करना है। प्रारंभिक हड़प्पा काल में एक जुता हुआ खेत जिसमें एक दूसरे को काटती हुई हल रेखाएं पाई गई हैं, एक साथ 2 फसलों की खेती किए जाने की प्रथा को दर्शाता है। पहली बात 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें मृदभांड पाए गए हैं, किंतु यहाँ पर मानव अस्थियों के अवशेष नहीं मिले। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 31 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। आते क्वेश्चन 32 में। 32 है कथन 1, कथन 2, कथन 3। प्रारंभिक वैदिक काल के मुखिया जो थे उसकी शक्तियां सीमित थी और पूर्णतः निरंकुश नहीं होती थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सभा और यहाँ पर समिति जैसी जनजाति यहाँ पर सभाएं राजनीतिक, न्यायिक और धार्मिक सैन्य विषयों पर विचार विमर्श करती थी, जिनमें लूट या जो युद्ध था उसका वितरण भी शामिल था। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा यहाँ से सभा और समिति शासन तथा राज्य के चयन की प्रक्रिया में भी भूमिका निभाती थी, ये भी बात करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? ए यहाँ से सही आंसर है 32 का। 33 ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी और अंतर जनजाति संघर्ष प्राय पशुओं के हरण और उसकी चोरी के जुड़े होते थे। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में मजदूरी आधारित श्रम या विकसित बाजार प्रणाली का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। सेकेंड बात करेक्ट होगी। तीसरा, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक असमानता को वंशानुगत राजशाही और एक कठोर जाति व्यवस्था के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया था। तीसरी बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक ऋग्वैदिक समाज में जनजाति कुटुंब आधारित तथा अपेक्षाकृत समतावादी था। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत नहीं था और इस क्षण में कठोर जाति व्यवस्था का अस्तित्व नहीं मिलता था। ग्रंथों से स्पष्ट है कि यहाँ पर सुव्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक पदानुक्रम तथा वर्ण व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तीसरी बात गलत है, 1 2 यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है।
34 है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठान जटिल एवं विशिष्ट हो गए और उन्होंने शासकों तथा ब्राह्मण के भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रबोध को सुदृढ़ किया था। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वतंत्र रूप से क्रय विक्रय होता था तथा भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व दृढ़ रूप से स्थापित हो गया था। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भूमि स्तंभ जो थे, भूमि संबंध से ये संदर्भ में उपलब्ध साक्ष्य को दर्शाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वतंत्र रूप से क्रय विक्रय नहीं होता था और प्रारंभ में भूमि का स्वामित्व जो था वो विस के पास होता था, VIS, है ना। और यहाँ पर यद्यपि धीरे धीरे पारिवारिक स्वामित्व की ओर यहाँ पर परिवर्तन होता गया, फिर यहाँ पर भूमि की बिक्री जो होती थी उसका कोई उल्लेख नहीं मिला यहाँ पर। तो 1 यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, ए यहाँ से इसकी बात करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाजनपद के बारे में विचार करना है। गंधार, मगध, कौशल, कंबोज, काशी, इनमें से कितने महाजनपद पाकिस्तान के क्षेत्र में अवस्थित हैं? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से केवल 2। ठीक है, जो 2 यहाँ पर हैं, जो सूची में उल्लिखित यहाँ पर शेष महाजनपद जो मगध, काशी और कौशल है, ये वर्तमान बिहार उत्तर प्रदेश में होंगे। बिहार उत्तर प्रदेश, मगध, काशी और कौशल। ठीक है, मगध, कौशल और काशी। बाकी यहाँ पर 2 गंधार और कंबोज यहाँ पर इसमें वर्तमान पाकिस्तान का हजारा जिले के राजौरी क्षेत्र में सम्मिलित थे। तो 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बी। 36 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। 6ठी शताब्दी से पूर्व में मगध का प्राकृतिक तथा सामरिक लाभों में कारण एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय हुआ था। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, मगध उपजाऊ यहाँ पर जलोढ़ मृदा, लौह संसाधन और लकड़ी की उपलब्धता थी, जिससे यहाँ पर कृषि और शस्त्रों में उत्पादन की सहायता मिली थी, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिर गंगा नदी पर तट पर स्थित थी, जो नदी आधारित यहाँ पर व्यापार संचार की सुविधा प्रदान करती थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं थी। वे नदी के दक्षिण में 5 यहाँ पर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसमें स्वाभाविक रूप से सुरक्षित और दुर्गम बनाया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1, 2 करेक्ट है। तो यहाँ से सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन 37 है, मौर्य काल के प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं अधिकारी और इनके कार्य दे रखे हैं। पहली बात है, ये बोला है कि कर्मतिक और उद्योग का प्रभार जो होगा, ये पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि कर्मतिक उल्लेख केंद्रीय सरकार के 18 विभागों में किया गया था और इसी उद्योग में प्रबंधन संबंधित अधिकारी बताया गया है। सेकेंड बात है अंतर्वैश्विक, है ना, अंतर्वैश्विक जो है ये राज्य को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारी बनाते थे, ये भी बात करेक्ट होगा। तीसरा, संनिधाता बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। संनिधाता को स्पष्ट रूप से राज्य के कोषागार को देखरेख करने के लिए बनाते थे, करेक्ट है। और बंध नगराध्यक्ष जो है ये क्या होता था, ये यहाँ पर वो उस अधिकारी को कहा जाता था जो कारागार की देखरेख करता था, ना सार्वजनिक सुरक्षा की। तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 करेक्ट है। 3 बातें सही होंगी। ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा का दायित्व जो होता था ये पुलिस के पास होता था या रक्षी के पास होता था। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 38, एकता प्रणाली के संबंध में विचार करना है। एकता एक राजस्व संबंधी कारोबार था जिसे मुक्ति सुल्तान की इच्छा पर धारण करता था। पहली बात क्या होगी, 38 का करेक्ट है। सेकंड बात है, मुक्ति का किसानों पर भूमि कर और सुल्तान को दे अन्य करों पर अलावा कोई अन्य व्यक्तिगत दावा नहीं था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, क्योंकि यहाँ पर जो मुक्ति की शक्तियाँ होती थी केवल राजस्व एकत्र करने और सेना के रखरखाव तक सीमित थी, और सुल्तान का दे करों के अलावा किसानों की जो भूमि थी वो संपत्ति के व्यक्तियों पर से कोई व्यक्तिगत दावा नहीं होता था। एकता के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों को केवल राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी शामिल थी। तीसरी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एकता धारक केवल राजस्व संग्रह के नहीं थे, बल्कि यहाँ पर सैन्य दायित्व वो भी थे, और जैसे कि सेना का रखरखाव करना, सुल्तान का आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर उसमें सीमित नहीं माने जाएंगे। तो 1, 2 करेक्ट है, ये आंसर सही हो जाएगा। 39 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि का अत्यधिक विस्तार हुआ था। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान भटिंडा खालसा भूमि के अंतर्गत था, ये बात करेक्ट है। तीसरा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खालसा भूमि का विस्तार हुआ था। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के जो विस्तार के विपरीत था, क्योंकि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खालसा का आकार कम हो गया था, विस्तार या फिर बढ़ा नहीं था। ओनली 1, 2 करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खालसा कोई निश्चित या विखंडित क्षेत्र नहीं था, इसमें समांतर राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के जिले सम्मिलित होते थे। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन 40 नंबर है, न्यायांकर व्यवस्था के संबंध में विचार करना है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य प्रमुख को नायक की उपाधि प्रदान की जाती थी। पहली बात, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, नायकर व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नूनीच ने किया था। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी करेक्ट होगा। 41 है, मराठा शासन व्यवस्था मिरसदार और उपरिस से क्या तात्पर्य होगा। देखो, इसका आंसर हो जाएगा 41 का, मराठा प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष रूप से नियंत्रण क्षेत्रों में जोतदार थे, उनके दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए थे, एक तो मिर्जदार और एक उपरिस। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा ए यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, मराठा प्रशासनिक तंत्र के बारे में विचार करना है। पहला, मराठा प्रशासनिक तंत्र अद्वितीय था और इसमें विद्यमान कोई भी तत्व बाहर से नहीं लिया गया था। पहली बात, 42 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मराठा प्रशासनिक तंत्र पूर्णतः अद्वितीय था, मौलिक मतलब अद्वितीय या मौलिक नहीं था। इसमें दक्कन के पूर्ववर्ती जो थे राज, उससे व्यापक तत्व ग्रहण किए गए थे, और जैसे कि यहाँ पर जिनमें पेशवा, मजूमदार और वाक्यानवीस, दबीस और सुनवीस जो थे जैसे पद सम्मिलित थे। पहला गलत हो गया। अष्टप्रधानों को नगद वेतन के साथ साथ भूमि जागीरें प्रदान की जाती थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक काल में अष्टप्रधान को राजस्व कोष को नगद वेतन दिया जाता, उन्हें जागीरें नहीं दी जाती थी। गलत हो जाएगा। मराठा शासन के उत्तरकाल में अष्टप्रधान का पद वंशानुगत हो गया था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये बात करेक्ट है। आंसर एक बात इसकी सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दक्षिण भारत में 12वीं से 14वीं शताब्दी, 12 से 14 जो शताब्दी है उसके बाद मतलब उसके यहाँ पर साम्राज्य और महत्वपूर्ण शासक के बारे में पूछ रहा है। देखते हैं। यादव बोला है इसमें कि भिल्लम पंचम है ना, क्या होगा। पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरी बात है काकतीय गणपति यहाँ पर ये शासक संस्थापक थे। सेकेंड बात क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा होयसल बल्लाल द्वितीय, तीसरी बात क्या, तीसरी बात भी करेक्ट है, राइट। चौथी बात पांडे जाट वर्मन वीर, चौथी बात भी यहाँ से करेक्ट है, सभी करेक्ट है। आंसर क्या होगा 43 का, सभी यहाँ से स्टेटमेंट एकदम करेक्ट मैच कर रहे हैं, मतलब सभी अपने सामने तो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। आंसर हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट है। 44 है, मुगलकालीन जागीर व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। जागीर का प्रकार और विवरण देखते हैं। तनख्वाह क्या होता था, हम लोग आज भी समझते हैं तनख्वाह मतलब वेतन जो होता है ना, तनख्वाह होता है जवाब है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से सही सम्मिलित कर रहा है कि मनसबदारों को वेतन के बदले जागीर दी जाती थी, तनख्वाह। और मसरूत क्या होता है, देखो मसरूत जो है ये बिना शर्त नहीं होती थी, मतलब यहाँ पर मसरूत जागीरें बिना शर्त नहीं होती थी, उन्हें कुछ निर्धारित शर्तों के साथ यहाँ पर दिया जाता था। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा इनाम, कुछ शर्तों के साथ ही दी जाने वाली जागीर होती थी, कुछ शर्तों के साथ जो जागीर देते थे उनको यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर इनमें इनाम जागीरें शर्त युक्त जागीरें नहीं थी, इनमें सेवा का कोई दायित्व तो नहीं होता था और ये रैंक स्वतंत्र होती थी। इन्हें समानता कुलीन, विद्वान और धर्म से जुड़े व्यक्ति के साथ यहाँ पर निष्ठावान समर्थक थे उसके पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता था, तो ये बात गलत हो जाएगी। चौथा वतन क्या था, वतन जागीरें जमींदारों को उनके अपने क्षेत्र में प्रदान की जाती थी, है ना, तो आंसर क्या होगा 1/4 करेक्ट है, दो बातें सही है। 45 है, भारत में भक्ति परंपराओं के संबंध में विचार करना है। शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति क्रम में ईश्वर के प्रति गहन भक्ति मार्ग पर बल दिया है। पहली बात 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक थे, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के क्रम में भक्ति को प्राथमिक मार्ग के रूप में नहीं माना था, इसके बजाय उन्होंने ज्ञान मार्ग, संन्यास तथा आत्मा व ब्राह्मण के एक तत्व की यहाँ पर अनुभूति पर बल दिया है। पहला गलत है। दूसरा रामानुजाचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के क्रम में ज्ञान मार्ग पर बल दिया। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रामानुज ने ज्ञान मार्ग पर बल नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर उन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया था और यह माना कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति गहन भक्ति होगी। तीसरी बात है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा वीरशैव मत के तहत सभी प्रकार की रूढ़ी तथा मूर्ति का पूजा का विरोध किया था। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा ओनली 3, मतलब सी यहाँ से सही आंसर है 45 का। 46 है, नरमपंथियों और यहाँ पर जो सिद्ध योगी जो थे उसके बारे में विचार करते हैं। वे भारत के उत्तरी भारत में लोकप्रिय थे। ठीक है, भारत के उत्तरी भारत में लोकप्रिय थे। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। उनका मानना था कि निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उनके साथ एक हो जाने को अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग होती है। सेकेंड बात करेक्ट है।
दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर 46 का क्या होगा? 46 का 1 2 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। 47 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अकबर द्वारा मुगल राजनीतिक संरचना में चकला नामक प्रशासनिक इकाई की शुरुआत की गई थी। पहली बात, 47 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर चकला नामक प्रशासनिक इकाई अकबर द्वारा स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि ये जो चकला प्रणाली थी शाहजहां के शासनकाल में की गई थी। पहली बात गलत हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। सेकेंड बात है, मीर बख्शी का पद अकबर के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि मीर बख्शी का पद अकबर के काल के प्रारंभ में नहीं हुआ था। यह पद दिल्ली सल्तनत में आरिश इब्न मलिक से विकसित होकर मुगल शासन में मीर बख्शी कहलाया था। गलत हो जाएगी। किसी प्रांत में सूबेदार की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से अकबर द्वारा की जाती थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 गलत है, सही पूछा तो केवल 3 सी। 48 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में भूमि अनुदानों की भूमि अधिकारों का मौलिक परिवर्तन हुए थे। पहली बात 48 का करेक्ट है। दूसरा, भूमि अनुदानों के माध्यम से भूमि पर मध्यस्थ अधिकारों का सृजन हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी। तीसरा, भूमि अनुदानों में भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का समाप्त कर दिया गया था। ये भी बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। तो सभी इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साहित्य लहरी संत दादू दयाल की रचना है। पहली बात 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूरदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी भक्ति रचनाओं में सूरसागर, सूरावल, सुरसरावली, साहित्य लहरी जैसे यहाँ पर संकलित किया गया था, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड, शंकरदेव ने नाम घर स्थापित करने की प्रथा शुरू की थी। सेकेंड बात करेक्ट है। मीराबाई सूरदास की शिष्या थी। तीसरी बात करें, मीराबाई 16वीं शताब्दी में मेवाड़ की राज परिवार में विवाह करने वाली एक राजपूत राजकुमारी थी। वे रविदास की शिष्या थी, ना कि सूरदास की। ओनली 1 2 करेक्ट है। दो बातें यहाँ से क्या होगी? करेक्ट होगी 49 की दो बातें। अच्छा, पहला गलत था, है ना, और दूसरा सही था और तीसरा गलत था, तो एक ही करेक्ट होगा ना, ए आंसर होगा। ध्यान रखना, एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित में से किसने वजीर के अधीन नागरिक सैन्य शक्तियों के संयुक्त खतरे को पहचाना और अंततः वजीर की सैन्य शक्तियों को एक अलग सैन्य विभाग को अधीन कर दिया था? आंसर हो जाएगा 50 का सी, बलवन। यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सिकदार, आमिल एवं कानून को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में किस स्तर के अधिकारी होते थे? आंसर हो जाएगा 51 का, ये होते थे परगना, है ना, परगना इसका करेक्ट आंसर होगा 51 का। इस टाइप से यहाँ पर हम लोग ने 51 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। 51 क्वेश्चन 1 से डिस्कस हो गए। अब आगे हम लोग करेंगे 52 से 100 क्वेश्चन तक हम इसको कवर करेंगे पार्ट 2 में, जो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 जो दृष्टि का टेस्ट नंबर यहाँ पर कल हुए उसका हम लोग कल करेंगे। और यहाँ पे देखो जो जो टॉपिक यहाँ पर आए, है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से इसको रिलेट करके PT 65 की मैगजीन उठानी है और इसको जाके कवर करना है साथ में। कुछ चीज़ें वहाँ से भी ऐड करनी है, राइट। तो वहाँ पे कल्चर की जो मैगजीन है मैंने आपको पूरी कवर कराई है, वो भी जाकर से देख सकते हो। एक एक पॉइंट यहाँ पर लेके और अपनी मैगजीन प्रिंट निकाल के हाईलाइट करके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और एक बात, ये 2 चीज़ तो करनी है साथ में। देखो जो हमारा अभी डेली टारगेट चल रहा है, डेली टारगेट में हम लोग देते हैं क्या क्या टॉपिक आपको रोज कवर करना है, कितने टॉपिक रोज कवर करने हैं। साथ में प्रीलिम्स के MCQs भी कराते हैं, है ना, करंट के MCQs भी साथ में। जो टॉपिक देते हैं स्टैटिक वाले उसके भी हम लोग MCQs करते हैं। टोटल हम लोग समझ लो कि करीब 30 से 35-40 MCQs उसके रोज करते हैं, जो टॉपिक हम लोग के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जुड़ सकते हो उससे, एकदम फ्री है, कोई चार्जेस आपको नहीं देना है, कोई पैसा नहीं पे करना है। और आराम से टेलीग्राम पे ज्वाइन करो और आपको वहाँ पर टारगेट मिलेगा और यहाँ से यूट्यूब पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर भी पूछ सकते हो, वहाँ पे आपका मेल ID या फिर जो टेलीग्राम ID मैंने दे रखा है, राइट। ऐड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और सुबह मैंने टारगेट आज का दे दिया है, सुबह 9 बजे, ठीक है, वो भी देख सकते हो आप। इंपॉर्टेंट है, देख के आप बताओ कैसा है, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।